इस बार मेंस में रैंक 1 के कितने मार्क्स हैं? अगर आपको देखते ही किसी सब्जेक्ट को नाम सुनते ही आपको लग रहा है कि आपको नहीं पढ़ना है, तो आपका इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ ऑप्शनल की वजह से दे फेल्ड। तो यूपीएससी करता है स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन ऑफ ऑप्शन। तो कोई भी ऑप्शनल बड़ा या बेस्ट नहीं है। तो लोग इतने सीरियस ही नहीं है कि वो 5 के 5 महीने ढंग से पढ़ें, तो आपका कॉम्पिटिशन बहुत कम हो जाता है। आज का जो सेशन है इसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ यू आर सपोज टू चूज योर ऑप्शनल। मैं बस आपकी चैट प्राइवेट कर रहा हूं। जिन लोगों ने ऑप्शनल सेलेक्ट कर लिया मैं उनको भी रेकमेंड करूंगा, राइट, कि आप एटलीस्ट इस सेशन को सुनो। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी साइंटिफिक एनालिसिस ऑन हाउ ऑप्शनल इज सपोज टू बी सिलेक्टेड। ठीक है, तो अगर नहीं भी किया है, अगर मतलब नहीं किया ऑप्शन सेलेक्ट तो बढ़िया ही है। आई विल टेल यू हाउ टू सिलेक्ट दी ऑप्शन। मैंने अपना ऑप्शन कैसे सिलेक्ट किया था वो पूरी प्रोसेस में आपको समझाऊंगा। और अगर आपने ऑप्शन सिलेक्ट कर भी लिया है तो एटलीस्ट लिसन टू दिस, राइट। It will help you understand how the optional is supposed to be prepared. ठीक है, आई एम अज्यूमिंग कि जिसने ऑप्शनल की तैयारी स्टार्ट कर दी है उन्होंने भी कोई बहुत ज्यादा तैयारी तो अभी करी नहीं होगी, राइट। तो एटलीस्ट हमें एक आइडिया मिल जाएगा ऑप्शनल सिलेक्ट कैसे करना है एंड ऑप्शनल की प्रिपरेशन कैसे करनी है। इज दैट फेयर? तो आज के सेशन में हम यही चीज डिस्कस करेंगे। पहले हम ऑप्शनल डिसाइड करेंगे हमें क्या लेना है अपने हिसाब से, उसके बाद हम आगे चल के विल गो ऑन एंड सी हाउ टू प्रिपेयर इट। ठीक है, जिन ऑप्शंस का मुझे पता है हाउ टू प्रिपेयर वो मैं बता दूंगा, जो मुझे नहीं पता वो आप मैं आपको एटलीस्ट ये बता दूंगा कि आपको कहां से पता चलेगा। ठीक है, अब आज का सेशन में थोड़ा इंटरेक्टिव रखना चाहता हूं, तो और ये अच्छी बात है कि कई लोग ऑलरेडी अपना ऑप्शन सेलेक्ट भी कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ऑप्शन सेलेक्ट कैसे करना है और आप लोग मुझे बताओगे। ठीक है, पहले इस बारे में बात करते हैं कि ऑप्शनल इज अ फॉरएवर लूप। ऑप्शनल इज अ फॉरएवर लूप, क्या मतलब है इस बात का? मान लो गलती से आप लोगों ने गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया जल्दी जल्दी में। ठीक है, लेट्स से यू सिलेक्टेड योर ऑप्शनल इन अ हरी। गलती से कोई गलत ऑप्शन सेलेक्ट हो गया, आपको नहीं करना था बट आपने कर लिया। इस साल की बात करते हैं, आप 2025 का, आई नो आप सब 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बट लेट्स से कि किसी 2025 के स्टूडेंट ने अपना ऑप्शन गलत सेलेक्ट कर लिया होता, तो क्या होता उनके साथ? फरवरी 2025 में वो फॉर्म भरते और अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट उस फॉर्म में उन्हें बताना पड़ता, राइट। मई में वो प्रीलिम्स देते, अभी आपको पता है 2 दिन बाद ही प्रीलिम्स है, राइट। मई में वो प्रीलिम्स देते हैं, लेट्स से दिस इज अ गुड स्टूडेंट एंड दे क्लियर द प्रीलिम्स एग्जाम। फिर वो अगस्त में जाते हैं मेंस देने। इस साल अगस्त में मेंस है, वो मेंस देने जाते हैं। उसके बाद उसमें मान लो ऐसा होता है कि इन भाई साहब ने जिनकी बात हो रही है इन्होंने सिलेक्ट किया लेट्स से मैथ्स, बट मैथ्स वाज नॉट द राइट ऑप्शन फॉर देम एंड इन्होंने मैथ्स में अच्छा स्कोर नहीं किया। ठीक है, अब मुझे बताओ ये बात पता कब चलेगी इनको कि इन्होंने मैथ्स में अच्छा सा स्कोर नहीं किया? व्हेन विल ही एक्चुअली फाइंड आउट दैट दे हैव नॉट स्कोर्ड वेल इन मैथ्स? दे विल फाइंड दिस आउट व्हेन द मार्कशीट ऑफ दिस मेंस कम आउट। जब इसकी मार्कशीट आ जाएगी तब ये बात पता चलेगी। अब मार्कशीट कब आनी है? अप्रैल मई में अभी आई है मार्कशीट, राइट। रिजल्ट जब आएगा तब पता चलेगा, राइट। तो अब देखो 2025 अगस्त में मेंस दिया, अच्छे मार्क्स नहीं आए ऑप्शनल में, ठीक है। फिर ये कहें इनका मेंस क्लियर नहीं हुआ, तो अब ये क्या करेंगे? दे विल वांट टू अपीयर इन द मेंस अगेन और अपीयर इन द एग्जाम अगेन 2026। 2026 का फॉर्म भरेंगे फरवरी में। अब जब आप 2026 का फॉर्म भर रहे हो तब आपको यह बात नहीं पता कि आपने ऑप्शनल में कैसा स्कोर किया था। So when basically what I'm trying to tell you is you are filling the form again for 2026 here. Even if you have given mains in 2025, you will not know about your performance. और फिर से यहां पर फॉर्म भरते समय ऑप्शनल डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब ये 2026 में सेम ऑप्शनल सिलेक्ट कर चुके हैं, अगेन 2026 में मैथ सिलेक्ट कर चुके हैं और इन्हें अब सिलेक्ट करने के बाद जाके पता चलेगा कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी इनका ऑप्शनल मैथ्स ही है, राइट। तो अब अगर इफ मैथ्स वाज नॉट द राइट ऑप्शन फॉर दिस पर्सन, यहां पर इन्होंने मैथ्स सिलेक्ट किया, इफ दिस वाज नॉट द राइट ऑप्शनल, तो अगला अटेम्प्ट भी इसी ऑप्शनल से देना पड़ेगा। आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आप एक अटेम्प्ट में, इन वन अटेम्प्ट इफ यू हैव सिलेक्टेड वन ऑप्शनल, इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट यू विल नॉट फाइंड आउट
whether your optional was right for you or not. या मैं मैथ्स को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ. मैथ्स इज नॉट द राइट ऑप्शनल फॉर मी, मुझे मैथ्स नहीं आती. बट समझ आई प्रॉब्लम? दिस इज द फॉरएवर लूप इन ऑप्शनल. If you gave 2025 attempt with the wrong optional, you will give 2026 with the same optional no matter what. आप चेंज ही नहीं कर पाओगे, तो एक और अटेम्प्ट वेस्ट होगा, है ना? ये प्रॉब्लम है. दिस इज वाई द सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज वाई इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. जिन लोगों ने सेलेक्ट कर भी लिया है, मैं उनको भी कहूंगा कि रिविजिट दैट चॉइस वंस, राइट? अभी अगर आपका एक आधा महीना ऑप्शनल सिलेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो भी गया, कोई बात नहीं. बाद में अगर पूरा अटेम्प्ट वेस्ट हो गया कि एक महीना बचाने के चक्कर में एक साल बाद में वेस्ट कर रहे हैं, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, राइट? इसीलिए ऑप्शनल सिलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है. अब आप लोगों ने एक बेसिक लेवल तक जीएस पढ़ लिया है, एंड दैट इज व्हाई दिस इज द टाइम आई वांटेड टू टेक दिस ऑप्शनल सेशन विद यू. अब ये तो सबको पता है 500 मार्क्स है मेंस में. इस बार मेंस में रैंक 1 के कितने मार्क्स हैं, कोई बताएगा? 843. इस 843 में से ऑप्शनल के कितने हैं? हाउ मेनी आर बिकॉज ऑफ हर ऑप्शनल चॉइस विच वॉज PSIR? नाउ दिस इज अ मेजर कंपोनेंट. मेजर कंपोनेंट है ये मार्क्स. दिस इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ हर फाइनल मार्क्स. मैं अपने मार्क्स बता देता हूं. 775 in mains, 270 from anthropology optional. तो ऑप्शनल की वेटेज बहुत ज्यादा है, राइट? आप ये समझो कि अगर मेरा केस देखें, 775 मार्क्स, तो 5 पेपर एसए और जीएस 1 2 3 4 मिला के 505 है, और 2 पेपर में 270 है. इसका मतलब ऑप्शनल हैज मच मोर वेटेज. यहां एवरेज इज 100 मार्क्स पर पेपर, हियर एवरेज इज 135 मार्क्स पर पेपर, है ना? Therefore optional has huge weightage and therefore optional decides your rank. ऐसी बहुत मार्कशीट्स हैं, ऐसे बहुत स्टूडेंट्स हैं हमारे इस साल. कई ऐसे हैं जिनका सिर्फ ऑप्शनल की वजह से सिलेक्शन हुआ है, कई ऐसे हैं जो ऑप्शनल की वजह से ही, सिर्फ ऑप्शनल की वजह से दे फेल्ड. जीएस में बहुत अच्छे नंबर है, ऑप्शनल में बात नहीं बनी. Therefore this choice is very important. अब वो लोग बात करेंगे मेरे से जिन्होंने अपना ऑप्शनल ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है. व्हाट आर द फैक्टर्स? अब आप मुझे बताओ, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट यू यूज टू डिसाइड व्हाट ऑप्शनल यू शुड टेक? मेरे हिसाब से ये फैक्टर्स काफी हैं. यू हैव रिटन अ डिसेंट नंबर ऑफ फैक्टर्स. एज पर मी, none of these factors are relevant. This factor is not relevant. This factor is absolutely not relevant. This factor is absolutely not relevant. मेरे हिसाब से सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं जो रेलेवेंट हैं. एंड नाउ आई विल एक्सप्लेन टू यू. अब प्लीज चैट बंद करके अब मेरी बात सुनना. Why these factors are irrelevant? Let me explain every single one of them. ठीक है? पहली चीज, ग्रेजुएशन बैकग्राउंड. एक एक करके आते हैं. जो मेरे को लगता है रेलेवेंट नहीं है. रेलेवेंट क्यों नहीं है? लेट मी टेल यू. ग्रेजुएशन बैकग्राउंड. हम सबको पता है हमने कॉलेज कैसे पास किया है ना? यू ऑल्सो नो, आई ऑल्सो नो. मैं तो फिर भी मेडिकल कॉलेज में था, ठीक है? थोड़ा बहुत वहां पे फिर भी पढ़ाई हो जाती थी. आप में से जो लोग इंजीनियरिंग कॉलेजेस में होंगे, उन्होंने तो और अच्छी पढ़ाई करी होगी ना. हम सबको पता है हमने कैसी पढ़ाई करी है, राइट? तो ग्रेजुएशन बैकग्राउंड तो लेट्स जस्ट लेट इट गो. स्पेशली जो यूपीएससी की डिमांड है ऑप्शनल्स की, और जो हमारी डिमांड है, जो हम पढ़ते हैं ऑप्शनल में, उसमें कोई लेना देना नहीं है, राइट? तो ये फैक्टर देख के अगर आप अपना ऑप्शनल चूज कर रहे हो तो दिस इज अ रॉन्ग डिसीजन. इस बेसिस पे प्लीज अपना ऑप्शनल चूज ना करें. सेकंड, लेंथ. जिसको भी लगता है कि लेंथ एक क्राइटेरिया है, वो मुझे बताएगा कि सबसे छोटा ऑप्शनल कौन सा है? एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी. एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं. जिन लोगों ने एंथ्रोपोलॉजी बोला, एंथ्रोपोलॉजी कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है भाई? एंथ्रोपोलॉजी कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? जिसको भी पता हो, एंथ्रोपोलॉजी कंप्लीट करने में, स्टार्ट से एंड तक पढ़ने में 4 months, 5 months, 6 months, 4 months, 5 months. ठीक है.
एंथ्रोपोलॉजी में तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूं आपको। मैं 2 अटेम्प्ट दिए मैंने मेंस में। फर्स्ट अटेम्प्ट वाज इन 2021, तब मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था। सेकंड अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो गया। मैं लिखता हूं यहां पे 2021 मंथ्स प्रिपेयर्ड एंड स्कोर्ड। मंथ्स आई स्पेंट इन प्रिपरेशन एंड स्कोर। 2021 में मैंने इफेक्टिवली एंथ्रोपोलॉजी को दिए थे 4 महीने। स्कोर आया 230। 2022 में मैंने एंथ्रोपोलॉजी को दिए और 4 महीने, सो 4 + 4 हो गया ये, एंड स्कोर आया 270। 2022 के पेपर में मैक्सिमम स्कोर कितना आया एंथ्रोपोलॉजी में? मैक्सिमम स्कोर आया, मेरे 2 फ्रेंड्स हैं, एक है द्विज गोयल, रैंक 71, 315 मार्क्स। एक मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं अनिरुद्ध यादव, ही इज रैंक 8 इन माय बैच। इनका स्कोर शायद आया 310 या ऐसे ही कुछ स्कोर है इनका, 310 है मेरे हिसाब से। अनिरुद्ध यादव से मैंने पूछा कि यार कितना टाइम लगा एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने में? इन्होंने लगाए हैं 10 मंथ्स। इसलिए ऑप्शनल में सबसे पहले लेंथ में हम ये बात समझें, इट डज नॉट मैटर। ये कोई स्कूल का एग्जाम थोड़ी है कि सिलेबस कंप्लीट हो गया। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना अच्छा रिटर्न है। तो कंप्लीट को तो हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड। हमें क्या पूछना चाहिए खुद से? टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ टॉप स्कोर। अब जो ऑप्शनल सब कहते हैं कि 4 महीने का है, इफेक्टिवली मैंने तो 8 महीने स्पेंड किए ना आंसरों में। आई स्पेंड 8 मंथ्स। अब इस 8 मंथ्स में भी मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। मैंने जहां, मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने जहां से अपना फाउंडेशन लिया था, 3 महीने वो वेस्ट हुए हैं इफेक्टिवली, उनका कोई फायदा नहीं हुआ मुझे। तो इफेक्टिवली ये 5 मंथ्स की पढ़ाई है। मेरे पेपर 1 में, मैं आपको अपने नोट्स दिखा सकता हूं एंथ्रो के, पेपर 1 में मैंने बहुत ज्यादा एफर्ट किया था, मच मच मोर एफर्ट। बायो से रिलेटेड भी ज्यादा है, मुझे समझ भी ज्यादा आता था। मैंने पढ़ाई भी ज्यादा बेटर की थी पेपर 1 की। और ऑप्शनल में वो चीजें दिखती हैं। मैं अपने मार्क्स बता रहा हूं आपको। पेपर 1 में है 152, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स दैट ईयर। पेपर 2 में है 118, एंड आई न्यू दिस बिफोर हैंड। क्यों? क्योंकि पेपर 2 में मेहनत नहीं करी, पेपर 1 में बहुत मेहनत करी। ऑप्शनल विल गिव यू रिवॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एफर्ट दैट यू पुट इन। कोई ऑप्शनल छोटा नहीं है, कोई ऑप्शनल बड़ा नहीं है। मैंने भी, जब मैंने खुद ऑप्शनल सेलेक्ट किया था एंथ्रोपोलॉजी, यही सोच के किया था कि यार 3-4 महीने में खत्म हो जाएगा। अल्टीमेटली 4 महीने में, 4 महीने या 2-3 महीने बचाने के चक्कर में 1 साल वेस्ट हो गया ना। राइट? अब ये देखो, कोई भी ऑप्शनल छोटा नहीं है। ठीक है? आप किसी भी ऑप्शनल की बात कर लो। सोशियोलॉजी की बात करनी है तो मैं सोशियोलॉजी के 2 लोगों को आपका नाम दे देता हूं, मेरे ही बैच के। एक है अनुजा त्रिवेदी, बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, रैंक 82। एक है अभिनव सिवाच, ही इज रैंक 11। बोथ ऑफ देम, जितनी मेरी इनसे बात हुई है, इन सोशियोलॉजी दे हैव इन्वेस्टेड 6 to 8 मंथ्स। और किसी भी ऑप्शनल के लिए ये टाइम इन्वेस्टमेंट है अच्छा स्कोर लाने के लिए। किसी भी ऑप्शनल के लिए अच्छा स्कोर लाने के लिए 7 to 8 मंथ्स का टाइम है। बट 7 to 8 मंथ्स कैसे? लेट्स टॉक ऑफ हाउ 7 to 8 मंथ्स। इन 7 to 8 मंथ्स की जो मैं बात कर रहा हूं, वो कैसे आए 7 to 8 मंथ्स? मैं कहूंगा कि 3 to 5 मंथ्स एक्चुअली आप स्पेंड करोगे अपने फाउंडेशन में। फिर अबाउट 1 to 2 मंथ्स आप स्पेंड करोगे कंसोलिडेशन में, जब आप अपने नोट्स कंसोलिडेट करोगे और सबको एक जगह पर लाओगे। और फिर 1 मंथ यू विल स्पेंड इन टेस्ट सीरीज एंड आंसर राइटिंग बिफोर मीन्स। दिस इज 1 मंथ बिफोर मीन्स, प्री के बाद वाला टाइम है ये है डिवीजन। आप कोई भी ऑप्शनल पढ़ लो, आपको ये काम करना ही है। जो ऑप्शनल में फाउंडेशन कोर्स 5 मंथ्स का है, उसमें यहां आपको कम टाइम लगेगा, बिकॉज मोस्ट लोग उस ऑप्शनल को कंप्लीट ही नहीं कर पाते। अगर मैं अब आपसे बोलूं कि प्रीलिम्स में कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा स्कोरिंग है, साइंस एंड टेक या पॉलिटी, तो आप कहोगे यार ऑब्वियसली पॉलिटी ज्यादा स्कोरिंग है। बट यहां हमें क्या करना है? दूसरों से बेटर लेना है।
दूसरों से बेटर मार्क्स लाने हैं। अगर कोई 5 मंथ्स की फाउंडेशन वाला ऑप्शनल होगा, जैसे ज्योग्राफी में 5 मंथ्स लगते हैं, तो लोग इतने सीरियस ही नहीं है कि वो 5 के 5 महीने ढंग से पढ़ें, तो आपका कंपटीशन बहुत कम हो जाता है। अगर 3 मंथ्स का फाउंडेशन होगा तो सब फाउंडेशन कर लेंगे, फिर यहां पे डिफरेंशियल बनेगा। बट आप कोई भी ऑप्शनल ले लो, कोई भी, अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 मंथ्स आपको उस पर लगाने ही पड़ेंगे। अगर कोर्स बड़ा है तो आपके लिए कंसोलिडेट करने में कम टाइम लगेगा। दिस साउंड्स काउंटर इंट्यूटिव, बट ऐसा है नहीं, बिकॉज इफ यू आर टॉट इन मोर डिटेल इन द फाउंडेशन, then it will take lesser time for you to consolidate and write answers. You will know more syllabus and you'll be ahead of others. तो 7 to 8 months तो लगने ही हैं, आप कोई भी ऑप्शन ले लो। That is why I say that even length here is an irrelevant factor. Length is not a factor that you need to look at. ठीक है। फिलोसफी के बारे में कोई पूछ रहा है? फिलोसफी का जितना मुझे पता है, मैंने कभी फिलोसफी पढ़ा नहीं है, बट वरुण सर ने 5 अटेम्प्ट दिए हैं फिलोसफी से, ठीक है, एंड इन द लास्ट अटेम्प्ट ही चेंज्ड हिज ऑप्शनल। तो कोई भी ऑप्शनल बड़ा या बेस्ट नहीं है, इट्स अबाउट हाउ यू कैन गिव एंड डू वेल विद दैट। आगे चलते हैं। रिसोर्सेज एंड गाइडेंस फॉर मोस्ट ऑप्शनल्स दे आर अवेलेबल। फॉर मोस्ट ऑप्शनल्स दे आर अवेलेबल। हाँ, अगर बिल्कुल ही आइडिया ना हो, या सारे ऑप्शंस पे आएंगे, एक एक ऑप्शन का डिटेल में मत पूछो, सब पे आएंगे। मैंने एक एंड में कंपैरेटिव एनालिसिस भी बना रखा है आपको सब बताने के लिए। रिसोर्सेज एंड गाइडेंस फॉर मोस्ट ऑप्शनल्स, जो भी थोड़ा सा भी पॉपुलर ऑप्शनल है उसकी रिसोर्सेज गाइडेंस मिल जाएंगी, तो ये तो कोई फैक्टर है ही नहीं। ओवरलैप विद जीएस, इस बारे में बात करते हैं, ठीक है जी। अगर ऐसा ट्रू होता कि ओवरलैप विद जीएस इज द मेन फैक्टर, एंथ्रोपोलॉजी का हार्डली कोई ओवरलैप है जीएस से, मतलब बहुत कम है तो सिर्फ मे बी सोसाइटी में है। बट एंथ्रोपोलॉजी ने कितने टॉपर्स प्रोड्यूस किए? 2018 में रैंक 2, रैंक 4, 2017 में रैंक 1, राइट। मैंने अपने बैच में बता दिया आपको, 2022 में एंथ्रोपोलॉजी वाज वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर्ड ऑप्शनल्स। इस बार भी रैंक 9, रैंक 11 बोथ आर फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजी। इसका तो कोई ओवरलैप नहीं है जीएस में, राइट। और फिर अगर ऐसा ओवरलैप विद जीएस वाला पॉइंट है, तो फिर केमिस्ट्री ऑप्शनल से कोई टॉप क्यों कर जाता है? जूलॉजी ऑप्शनल से कोई टॉप क्यों कर जाता है? फिजिक्स ऑप्शनल से क्यों रैंक आती है? मैथ्स ऑप्शनल से क्यों रैंक आती है? इनका तो कोई भी ओवरलैप नहीं है जीएस से एट ऑल, फिर भी इनसे मार्क्स आते हैं। तो ये फैक्टर इतना, दिस माइट बी अ फैक्टर दैट कैन गिव यू सम एडिशनल हेल्प, बट इट्स नॉट अ फैक्टर यू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ। इस फैक्टर के बेसिस पे आप डिसाइड नहीं कर सकते। ये बात क्लियर हो रही है? ओवरलैप विद जीएस इज हेल्पफुल। वैसे भी जीएस में हमें ऑप्शनल की चीजें नहीं लिखनी होती, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी आपकी, यही होगा ना। तो फिर तो ऐसा होना चाहिए कि हर बार एसए का टॉपर वही होना चाहिए जिसका फिलॉसफी ऑप्शनल हो। इस बार एथिक्स की, इस बार एसए की टॉपर हर्षिता गोयल है, हु इज एज यू नो मुदित सर स्टूडेंट। शी हैज पीएसआईआर एज हर ऑप्शनल। आइडली तो फिर फिलॉसफी वालों को ही हमेशा टॉप करना चाहिए एसए को, बिकॉज फिलोसॉफिकल एसेज आते हैं, मोस्ट ओवरलैप इज देयर, तो दे शुड ऑलवेज बी द वंस दैट आर टॉपिंग, बट ऐसा भी नहीं है ना। तो ओवरलैप विद जीएस इज नॉट अ फैक्टर यू नीड टू कंसिडर, राइट। ठीक है। अच्छा, पीवाईक्यू रेपिटेशन और पॉपुलर, इन दोनों चीजों को समझने के लिए ना, इन दोनों चीजों को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि ऑप्शनल्स में स्कोरिंग कैसे होती है, तो उसको समझते हैं। लेट से किसी के पास मैथ्स ऑप्शनल है, मैथ्स ऑप्शनल तो पूरा न्यूमेरिकल है, 2 पेपर होंगे 250 मार्क्स ईच के। लेट से ये पर्सन 250 मार्क्स के 2 पेपर हैं, सारे न्यूमेरिकल हैं, मतलब दे आर बेसिकली थिंग्स दैट यू हैव टू सॉल्व, एंड दिस पेपर, दिस पर्सन सॉल्व्स 470 मार्क्स आउट ऑफ 500 करेक्टली। तो इनको ऑप्शनल में स्कोर क्या 470 आएगा? बताओ। इन्होंने इस मैथ्स के पेपर में 470 मार्क्स का सही सॉल्व कर दिया आउट ऑफ 400, आउट ऑफ 500, दोनों पेपर 1 पेपर 2 मिला के, तो क्या इनके ऑप्शनल में 470 मार्क्स आ जाएंगे? नहीं आएंगे।
आज तक किसी के नहीं आए। आई नो समवन जिसने ये सॉल्व किया है, इनके फाइनल मार्क्स कितने आए? 320। क्योंकि ऑप्शनल में स्कोरिंग कैसे होती है, इस बात को समझने की जरूरत है। यूपीएससी को इक्वलाइज करना है मैथ्स को हिस्ट्री से। अब हिस्ट्री में तो 470 का स्कोर पॉसिबल ही नहीं है। इक्वलाइज करना है हिस्ट्री को सोशियोलॉजी से, इक्वलाइज करना है सोशियोलॉजी को फिजिक्स से। तो यूपीएससी फॉलोज अ प्रोसेस कॉल्ड स्केलिंग। इसको कैसे करते हैं उन्होंने खुद कभी नहीं बताया। यार अगर यहां पर 470, कोई पूछ रहा है व्हाई दिस इज द केस, अगर यहां 470 मार्क्स दे देंगे तो हिस्ट्री वाले के लिए तो अनफेयर है ना। हिस्ट्री वाला तो कभी ये स्कोर ला ही नहीं सकता, फिर सिर्फ मैथ्स वाले सेलेक्ट होने लग जाएंगे। तो यूपीएससी करता है स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन ऑफ ऑप्शनल्स। तो वो क्या करते हैं, ब्रॉडली दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड, यूपीएससी हैज नेवर डिक्लेयर्ड कि वो स्केलिंग कैसे करते हैं। मुझे नहीं पता है कि वो स्केलिंग कैसे करते हैं, बट दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम क्रेडिबल सोर्सेज हु आई विल नॉट नेम। एंड द एविडेंस सजेस्ट कि ऐसी बात होती है। जैसे मान लो मैथ्स का उन्होंने इस बार स्कोर देखा, दे टुक कि मैथ्स कितने लोग ले रहे हैं। मैथ्स में बेस्ट पर्सन स्कोर्ड 470 आउट ऑफ 500, वर्स्ट पर्सन स्कोर्ड 200 आउट ऑफ 500 आफ्टर मार्किंग। सामने उन्होंने लिखे हिस्ट्री के स्कोर्स। हिस्ट्री में बेस्ट पर्सन स्कोर्ड 300 आउट ऑफ 500 एंड वर्स्ट पर्सन स्कोर्ड 150 आउट ऑफ 500। तो अब क्या करेंगे, दे विल इक्वलाइज दीज टू। इसका जो एवरेज है और इसका जो एवरेज है उसको बराबर कर देंगे। तो मैथ्स में भी जो टॉपर होगा उसके भी 300 नंबर आएंगे और हिस्ट्री में भी जो टॉपर होगा उसके 300 नंबर आएंगे, या एक दो नंबर ऊपर नीचे आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपके न्यूमेरिकल ऑप्शनल को ज्यादा मार्क्स ले आए तो आप अल्टीमेटली ज्यादा नंबर लेके आ जाओगे। ठीक है, अब देखो, अब इससे हमें क्या पता चलता है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन दैट आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट देयर इज स्केलिंग एंड नॉर्मलाइजेशन। इससे व्हाट डू आई फाइंड आउट एंड हाउ विल आई अप्लाई दिस इंफॉर्मेशन टू माई सेल्फ। इसका डायरेक्ट इंप्लीकेशन है, अगर आप अपने ऑप्शनल में, लेट से आपके ऑप्शनल में आप एक बहुत एवरेज, हम मान लेते हैं कि एक एवरेज बेसिस पे इस टाइप के आंसर्स लोगों ने लिखे हैं, राइट, एवरेज बेसिस पे लोगों ने आंसर लिखे। इफ यू स्कोर स्लाइटली अबव एवरेज, लेट से आपने जो आंसर्स लिखे वो एक एवरेज आंसर से थोड़े से बेटर आंसर्स हैं, तो आपके बहुत ज्यादा मार्क्स आएंगे देन एवरेज। अगर योर आंसर्स आर स्लाइटली बिलो एवरेज तो आपके बहुत कम नंबर आएंगे देन एवरेज। और ये चीज मैं आपको भी दिखाऊंगा। इस बार एंथ्रोपोलॉजी का एवरेज है जो हमने मार्कशीट एनालाइज करी, 30-40 मार्कशीट एनालाइज करके 260 is anthropology's average this time. People have scored 298 also and 220 also. अब ऐसा थोड़ी होगा कि 298 और 220 में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। ये भी सिलेक्टेड बंदे की मार्कशीट है, दे हैव आल्सो बीन सिलेक्टेड, देयर विल नॉट बी अ ह्यूज डिफरेंस, बट बिकॉज ऑफ दिस स्केलिंग थिंग, if you are slightly better than average you get much more returns, if you are slightly worse than average you get very bad marks. So what do we understand from here? What do we understand from here? We have to be slightly better than average. ये बात समझ आई? अब देखो, कई लोग कह रहे हैं कि ये अनफेयर है, ऐसे नहीं होना चाहिए। जब तक प्रोसेस ऐसा है हमें इसी प्रोसेस में करना है ना। जब प्रोसेस चेंज हो जाएगा, जब ऑप्शनल हट जाएगा, तब अलग बात करेंगे। इसीलिए स्लाइटली अबव एवरेज होने से बहुत ज्यादा मार्क्स मिलते हैं और स्लाइटली बिलो एवरेज होने से कम मार्क्स मिलते हैं। अगर आप वहां पे देखो, मेरे मार्क्स अगर आप देखो एंथ्रोपोलॉजी के, जहां मैं स्लाइटली अबव एवरेज था पेपर 1 में, वहां बहुत मार्क्स मिले। जहां पेपर 2 में थोड़ा सा बिलो एवरेज था, वहां कम मार्क्स मिले। इतना डिफरेंस थोड़ी है। मेरी प्रिपरेशन में इतना डिफरेंस नहीं होगा जितना डिफरेंस यहां पे मार्क्स में दिख रहा है। समझ आ रही है ये बात? सो हमारा गोल क्या है ऑप्शनल में,
इस सबसे हमारा गोल क्या है? देखो, हमें नहीं फर्क पड़ता यूपीएससी कैसे स्केलिंग करे, है ना, हमें तो अपने मार्क्स मैक्सिमाइज करने हैं। तो हमारा गोल क्या है ये बताओ मुझे। अल्टीमेटली ये सारी रामकथा से हमें क्या समझ आया? व्हाट इज आवर गोल इन द ऑप्शनल? जो एवरेज लोग हैं उनसे थोड़ा सा ऊपर लाना है हमें उनसे बेटर होना है। जो लोग जो सब लिखते हैं उससे थोड़ा सा बेटर लिखना पड़ेगा, उससे थोड़ी ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। वी हैव टू बी बेटर देन अदर्स, वी हैव टू बी बेटर देन व्हाट एवरेज पीपल आर राइटिंग। इफ वी आर बेटर देन व्हाट एवरेज पीपल आर राइटिंग, वी विल डू मच बेटर। करेक्ट? ये बात समझ आई कि वी हैव टू बी बेटर देन एवरेज। अब अगर एक ऑप्शनल पॉपुलर है, दैट मीन्स देयर विल बी मोर पीपल हियर। है ना? तो फिर तो पॉपुलर ऑप्शनल्स में एक्चुअली बेटर देन एवरेज होना मुश्किल है, बट फिर भी नंबर आते हैं। एंथ्रोपोलॉजी पॉपुलर ऑप्शनल है, फिर भी उसमें नंबर आ रहे हैं। टीएसआईआर पॉपुलर ऑप्शनल है, फिर भी उसमें नंबर आ रहे हैं। इससे हमें यह समझ आया कि ये क्राइटेरिया है ही नहीं। ये क्राइटेरिया नहीं है कि कौन सा पॉपुलर ऑप्शनल है कौन सा नहीं है। ये क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया है कि हम कहां बेटर देन एवरेज हो सकते हैं। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें हम अपना बेस्ट दे पाए, वेयर वी आर बेटर देन अदर्स। ये हुआ ना अल्टीमेटली रिजल्ट। आई हैव टू फाइंड एन ऑप्शनल वेयर आई एम बेटर देन एवरेज। ये बात समझ आई? इज दिस फैक्ट क्लियर? देयरफॉर पॉपुलर ऑप्शनल डज नॉट मैटर। ये क्राइटेरिया मैटर नहीं करता। अगर किसी ऑप्शन में पीवाईक्यू रेपिटेशन बहुत ज्यादा होती है तो सबके लिए होती है। सबको समझ आ रहा है फिर कि पीवाईक्यू रेपिटेशन होती है, तो मुझे उससे फिर एक लेवल ऊपर जाना पड़ेगा। तो ना ये क्राइटेरिया है ना ही ये क्राइटेरिया है। पहले क्राइटेरिया तो क्लियर हो हमारे दिमाग में कि किस बेसिस पे खुद को जज करना है। ठीक है। लास्ट, नॉन करंट अफेयर्स ओरिएंटेड। यार ऐसे क्यों कर रहे हो यार? टीएसआईआर से रैंक 1 रैंक 2 दोनों आए हैं, बिल्कुल करंट अफेयर्स ओरिएंटेड ऑप्शन है। अगर आप जितना जीएस के लिए आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है उससे कम ही करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा ऑप्शन के लिए, ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये मैं आपको बता देता हूं। जितना जीएस के लिए पढ़ना है उससे कम ही पढ़ना पड़ेगा। तो ये भी क्राइटेरिया नहीं है। सो दी ओनली टू क्राइटेरिया वी आर लेफ्ट विथ आर स्कोरिंग एंड इंटरेस्ट। तो पहले तो हम ये चीज फाइनलाइज करें कि व्हेन वी हैव टू सिलेक्ट आवर ऑप्शनल, while selecting optional there are only two criteria. One, optional should be scoring. Two, needs to have your interest. अब क्यों कह रहा हूं मैं ये बातें? स्कोरिंग की भी दो मीनिंग है। स्कोरिंग मतलब कि टॉपर्स हैव स्कोर्ड इन इट। टॉपर्स ने इसमें स्कोर किया है। दूसरा मीनिंग ऑफ स्कोरिंग इज दैट आई कैन स्कोर इन इट। सेम चीज इसको मैं यहां से लिंक करूंगा। जब तक मेरा इंटरेस्ट नहीं होगा इट इज वेरी डिफिकल्ट कि मैं एक ऑप्शनल में स्कोर कर लूं। मैं बता, और अगेन आई एम द टिपिकल केस हियर। मेरा इंटरेस्ट है बायोलॉजी में, साइंस एंड टेक में, आप सब जानते हो। एंथ्रोपोलॉजी के पेपर 1 में बहुत बायोलॉजी आती है, जेनेटिक्स आता है, डीएनए के बारे में आता है। पेपर 2 में आता है सोशियोलॉजी, कल्चर, वहां मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं है। इफ यू हैव इंटरेस्ट यू विल बी एबल टू स्कोर बेटर। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रेवोल्यूशन करने चले हो कि आज तक, लेट से एग्जांपल दे रहा हूं, कि आज तक बॉटनी ऑप्शनल में किसी के 300 नंबर नहीं आए, मैं लेके दिखाऊंगा। क्यों भाई? क्यों करना है ये? सिर्फ ये दो क्राइटेरिया हैं। इंटरेस्ट का एक और रीजन है। आई होप दिस डज नॉट हैपन, बट मोस्टली पीपल हैव टू गिव मल्टीपल अटेम्प्ट्स। अगर आप मल्टीपल अटेम्प्ट दोगे तो आप मल्टीपल अटेम्प्ट दोगे तो आप उसी सब्जेक्ट को बार बार पढ़ोगे। इफ यू आर गोइंग टू रीड द सेम सब्जेक्ट ओवर एंड ओवर अगेन, है ना, व्हाट डज दैट मीन? कि आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको उसे पढ़ने में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार ये क्या बेकार सब्जेक्ट है, मेरे को तो पसंद ही नहीं है। राइट? अब ये दो क्राइटेरिया बच गए। इस बात पे हम अग्रीड हैं कि यही दो क्राइटेरिया हैं, या और भी किसी का कोई क्राइटेरिया है तो
अब अगला क्वेश्चन है, हाउ डू आई फाइंड आउट कि ऑप्शनल स्कोरिंग है या नहीं, एंड हाउ डू आई फाइंड आउट कि मेरा इसमें इंटरेस्ट है या नहीं। मैंने मान लिया कि स्कोरिंग और इंटरेस्ट क्राइटेरिया है। कोई कह रहा है स्केलिंग भी क्राइटेरिया है। यार स्केलिंग हमें ही नहीं पता कैसे होती है, कोई नहीं बता रहा, राइट। तो अब इन्हीं क्राइटेरिया में मुझे जानना है हाउ I can find out it is scoring or not, how I can find out whether I have interest in this option or not। यही दोनों चीजें हैं, ठीक है। तो जो जो क्राइटेरिया आपने बोले थे वो मैं पहले से ही लिख के आया था। स्कोरिंग, इंटरेस्ट, शॉर्ट टाइम, नॉट टू बी चेक्ड, ओवरलैप विद जीएस, मुझे पता था आप लोग बोलोगे। गाइडेंस अवेलेबल नहीं चाहिए, करंट अफेयर्स बेस्ड को अवॉइड करना है, मैं श्योर था कि आप ये बात भी बोलोगे। बैकग्राउंड ग्रेजुएशन सब्जेक्ट होना चाहिए, ये भी नहीं है ना। मैं पहले से सोच के आया था कि यही चीजें आपने बोलनी है, राइट, बट वो चीजें हमने हटा दी, ठीक है। चलो अब the only two criteria that we have to look at is whether it is scoring and whether there is interest in that subject, कि आप उसे मल्टीपल टाइम्स पढ़ पाओ, है ना, और आपका उसमें नंबर बढ़िया आए, ठीक है। अब देखते हैं, अब ऑप्शनल सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया देखते हैं। मैं आपको अपना दिखाता हूं, अब थोड़ा टाइम वेट करते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने अपना ऑप्शनल इसी प्रोसेस के थ्रू कैसे सिलेक्ट किया, ठीक है। अभी मुझे नहीं पता क्या स्कोरिंग है और मुझे नहीं पता कि मैं अपना इंटरेस्ट कैसे जज करूंगा, बट मैं फिर भी आपको दिखाता हूं कि ऑप्शनल सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या है, यहीं तक पहुंच गए, ठीक है। ये ऑप्शनल्स की लिस्ट दी है यूपीएससी ने, ये पूरी लिस्ट है, यहां तक चल रहा है सोशियोलॉजी तक, एंड देयर इज ऑल्सो लिटरेचर ऑप्शनल्स, यहां पे लिटरेचर लिखे नहीं हुए, ये हैं और लिटरेचर ऑप्शनल्स हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है यहां पे, आई विल एलिमिनेट द वंस दैट आर इम्पॉसिबल फॉर मी। जैसे मैं अगर अपने लिए बात करूं तो केमिस्ट्री ऑप्शनल इज इम्पॉसिबल फॉर मी, क्योंकि सिर्फ एक केमिस्ट्री ग्रेजुएट ही केमिस्ट्री ले सकता है, मैं तो नहीं ले सकता, मुझे तो आती नहीं। सिविल इंजीनियरिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी इज इम्पॉसिबल फॉर मी, इकोनॉमिक्स आई कैन टेक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी, एनिमल हस्बेंड्री इज इम्पॉसिबल फॉर मी, एग्रीकल्चर इज इम्पॉसिबल फॉर मी। तरीका बता रहा हूं आपको सिलेक्शन करने का, एंड बॉटनी इज ऑल्सो इम्पॉसिबल फॉर मी, या चलो बॉटनी इज पॉसिबल, मैं पढ़ तो सकता हूं बॉटनी, ठीक है। तो ये इस पेज पे मुझे दिखे कि तीन ही मेरे लिए पॉसिबल हैं, एंथ्रोपोलॉजी पॉसिबल है, बॉटनी पॉसिबल है, इकोनॉमिक्स पॉसिबल है। अच्छा आगे देखते हैं, ज्योग्राफी इज पॉसिबल, जियोलॉजी इज पॉसिबल, हिस्ट्री इज पॉसिबल, लॉ इज नॉट पॉसिबल, ओनली लॉयर शुड टेक लॉ, मैनेजमेंट इज नॉट पॉसिबल, ओनली मैनेजमेंट ग्रेजुएट शुड टेक मैनेजमेंट, मैथ्स तो मेरा वैसे भी माशाल्लाह, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मेडिकल साइंस इज पॉसिबल, फिलोसफी इज पॉसिबल, फिजिक्स इज नॉट पॉसिबल, PSIR is possible, psychology is possible, public administration is possible, sociology is possible। तो अब मुझे क्या समझ आया कि ये जो बोर्ड पे लिखे हैं प्लस 3 अदर्स, एंथ्रो, बॉटनी, एंड देयर वाज वन मोर ऑन द इकोनॉमिक्स। पहली मेरी ये लिस्ट बन गई ऑफ द वंस दैट आर पॉसिबल। अभी प्रोबेबल की बात नहीं हो रही, अभी सिर्फ पॉसिबल की बात हो रही है, इनके अलावा तो मैं कुछ ले ही नहीं सकता। ये स्टेप समझ आया इन योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। लेट्स से लॉ इज द बेस्ट ऑप्शनल, मोस्ट स्कोरिंग ऑप्शनल, दुनिया का सबसे अच्छा ऑप्शनल है, जो लेता है उसे अमृत मिल जाता है, तो भी अगर आप लॉयर नहीं हो तो लॉ तो नहीं ले सकते। ये बात समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर? अब देखो, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। जिसने सिलेक्ट भी कर लिया है प्लीज गो थ्रू दिस प्रोसेस अगेन। मैं तभी आपको बार बार कहूंगा गो थ्रू दिस प्रोसेस अगेन। अभी भी अगर आपका टाइम जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स ओके, है ना।
बट अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट वेस्ट नहीं होने चाहिए। अब आगे देखते हैं, अब देखते हैं द वंस, अब वो देखते हैं, अब देखते यार, कोई कह रहा है कि सर यू टीच इकोनॉमिक्स, हाउ इज इट पॉसिबल यू डोंट नो मैथ्स। अरे ये वो वाला मैथ्स नहीं है, इसमें आती है रिंग थ्योरी, डबल डिफरेंशियल कैलकुलस। ये ऑप्शनल की तरह तो मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता, राइट? अब आगे चलते हैं। नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है? वो सब्जेक्ट जो मुझे देखते ही खराब लगते हैं। देयर आर सम सब्जेक्ट्स जो आपको भी साथ भी ऐसा होता होगा कि देखते ही लगता है नहीं यार ये तो नहीं पढ़ना, हो सकता है अच्छा हो, बट अगर आपको देखते ही उसके अगेंस्ट एक नेगेटिव बायस है ना, तो फिर आपका उसमें कभी इंटरेस्ट बन ही नहीं पाएगा, आप कभी उसमें अच्छे से पढ़ ही नहीं पाओगे। ऐसा होता है सबके साथ, है ना? कि यार देखते ही लगता है कि यार ये तो बेकार है, ये नहीं पढ़ना यार, कुछ भी पढ़ लेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे, है ना? तो अब जैसे मैं चलता हूं, दिस इज स्टेप 2, है ना? तो इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, साइकोलॉजी को हटा देते हैं कि यार, या चलो ठीक है आई कैन कीप साइकोलॉजी, बट ठीक है नहीं मन मेरा साइकोलॉजी पढ़ने का, ठीक है। फिजिक्स को हटा देते हैं, फिजिक्स तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री को हटा देते हैं, या एटलीस्ट जियोलॉजी और हिस्ट्री को तो हटा देते हैं। ये सेकंड स्टेप है, मैं अपने लिए कर रहा हूं, आई एम डूइंग दिस फॉर माई सेल्फ। यार ठीक है सब्जेक्ट होगा, मेरे को देख के अच्छा नहीं लग रहा। अब ये आपको अपने ऊपर करना है, यू हैव टू डू दिस प्रोसेस फॉर योर सेल्फ। फिलोसफी को देख के हटा देते हैं कि नहीं यार मेरे को नहीं पढ़ना फिलोसफी, ये पर्सनल बायस है, बट ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको देखते ही किसी सब्जेक्ट को, नाम सुनते ही आपको लग रहा है कि आपको नहीं पढ़ना है, तो आपका इंटरेस्ट नहीं बनेगा, राइट? ये बात समझ आई? स्टेप 2 इज क्लियर, कि जिनको देखते ही लग रहा है कि यार ये तो नहीं, उनको हटा दो। मेरे साथ मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ये एक्सरसाइज आप आज ही कर लेना, जिन्होंने डिसाइड नहीं कर लिया है, अभी तक डिसाइड नहीं किया, और जिन्होंने कर भी लिया है और पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, वो भी एक्सरसाइज एक बार कर लें आज दोबारा से। नहीं, कोई कह रहा है कि व्हाट इफ आई हेट ओनली पर्टिकुलर, अनुष्का पूछ रही है व्हाट इफ आई हेट ओनली पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स ऑफ द टॉपिक्स ऑफ द सिलेबस। अभी तो ये सिलेबस देखने से पहले की कहानी है, सिलेबस देखने से पहले ही आपको कई चीजों को देख के होता नहीं यार कि ये तो नहीं पढ़ा जाएगा मेरे से, जैसे बॉटनी को देख के नहीं पढ़ना यार प्लांट्स के बारे में मुझे, है ना? ऐसा कई लोगों का हो सकता है, आपका बहुत मन हो, मेरा नहीं है, राइट? हो सकता है ये सेम चीज आपको इकोनॉमिक्स को देख के लगे, मुझे नहीं लगती, मुझे इंटरेस्टिंग लगता है इकोनॉमिक्स। तो अब आपने क्या किया, आपने ये सारी चीजें हटा दी, यू हैव रिमूव्ड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, है ना? अब आते हैं, नाउ यू कम टू अ सेट ऑफ सब्जेक्ट्स जो आपको लगता है आप फिर भी ले सकते हो, ठीक है, आप फिर भी ले सकते हो। तो मैंने यहां पर कुछ 5 सब्जेक्ट लिखे हैं, मेरे केस में यहां पर इकोनॉमिक्स भी था, बट आई एम राइटिंग दीज 5 जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल। ये मुझे लगा था कि मैं पांचों ले सकता हूं, पांचों लेने में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। अब आ गए 3 क्राइटेरिया। अब यहां पर वो क्राइटेरिया लगाएंगे जो हमने शुरू में फाइनलाइज करे थे। हमने क्या क्राइटेरिया फाइनलाइज करे थे? कि स्कोरिंग होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, और टाइम टू कंप्लीट फिर भी एटलीस्ट ये हो कि हाँ यार एक आइडिया लग जाए कि कितना टाइम लगता है कंप्लीट करने में। ऑल्दो दिस क्राइटेरिया इज ऑलमोस्ट इक्वल फॉर ऑल। ये क्राइटेरिया मैंने क्यों लिखा है अभी आपको समझ आएगा, ये सबके लिए इक्वल है, यहां पर एक को छोड़ के। क्यों लिखा है मैं बता रहा हूं। नहीं मेरा मन नहीं था फिलोसफी पढ़ने का, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इनमें से सिलेक्ट करना है, नहीं, मैं आपको कह रहा था कि दीज आर माई पोटेंशियल ऑप्शंस, द वंस दैट आई वाज डिसाइडिंग, कि मैं ऐसे डिसाइड कर रहा था। तो अब मैंने ये ऑप्शंस लिख दिए। अब मुझे देखना है कि यार स्कोरिंग कितने हैं और इंटरेस्टिंग कितने हैं। स्कोरिंग बताने का काम मेरा, ठीक है। स्कोरिंग में एवरेज स्कोर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, आप इस स्कोर को देख लो कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का एवरेज स्कोर क्या है, कंसिडरिंग। यार प्लीज चैट थोड़ी देर बाद देखेंगे, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप चैट में मैसेजेस लिखते रहोगे तो मैं डिस्टर्ब होऊंगा, है ना? थोड़ी देर बंद रखेंगे, अभी चैट बात सुनेंगे। यहां तक क्लियर है मैं यहां कैसे पहुंचा, इन 5 में मैं कैसे पहुंचा, ये क्लियर है?
यस नो बता दो एक बार। यहां तक कैसे पहुंचा, ये क्लियर है? मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इन्हीं में से सिलेक्ट करना है, मुझे ये 5 ठीक लग रहे थे, है ना। और अब प्लीज चैट बंद रखेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर अगले 1 घंटे आपने फोकस कर लिया और मेरी बात सुन ली, तो हो सकता है कि आपका 1 साल बच जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं अपने डाउट्स मत पूछो और सुन लो जो मैं कह रहा हूं अगले 1 घंटे के लिए। अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई केम टू दीज 5 ऑप्शनल्स, ठीक है। अब आई हैड टू डिसाइड विच वन ऑफ दीज इज स्कोरिंग, विच इज इंटरेस्टिंग एंड व्हाट विल बी द टाइम टू कंप्लीट, ठीक है। पहले बात करते हैं स्कोरिंग के बारे में। तो मैंने क्या क्राइटेरिया लिया कि एवरेज मार्क्स ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स वो कितने हैं। अगर मुझे सिलेक्ट होना है, अगर मुझे सिलेक्ट होना है तो मुझे एक नॉर्मल सिलेक्टेड कैंडिडेट के एवरेज मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे। अगर ये एवरेज मार्क्स ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट 260 के ऊपर हैं तो ये ऑप्शनल स्कोरिंग है, प्रोवाइडेड कि मैं मिनिमम 6 to 7 मार्कशीट देख लूं। समझ आई बात? दिस शुड नॉट मीन कि मैंने सिर्फ एक मार्कशीट देखी कि अच्छा किसी एक सोशियोलॉजी में किसी के 300 आ रखे थे तो सोशियोलॉजी तो बड़ा स्कोरिंग है, नहीं। मैं अगर मिनिमम 6 to 7 मार्कशीट देखूं, इसका एवरेज निकालूं और ये 260 प्लस है तो ये ऑप्शनल स्कोरिंग है। मतलब लोग ला रहे हैं इसमें मार्क्स, है ना, कोई तो ला रहा है, somebody is able to get marks। ये बात समझ आई? और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1-2 लोग ला रहे हैं, 6 to 7 लोग ये मार्क्स ला रहे हैं। इन 6 to 7 का एवरेज 260 प्लस होना चाहिए तो ये ऑप्शनल पक्का स्कोरिंग है। बिकॉज एटलीस्ट 6-7 ऐसे लोग हैं इंडिया में जो सिलेक्ट भी हो रहे हैं, उनके बाकी पेपर्स में भी अच्छे नंबर है और इस ऑप्शनल में भी बहुत अच्छे नंबर है, राइट। एंड अगर 6-7 मार्कशीट्स मैं देख पा रहा हूं तो टोटल नंबर तो इससे कहीं ज्यादा होगा। मार्कशीट्स ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑफ 1 ईयर, ओनली ऑफ 1 ईयर, नॉट अक्रॉस द ईयर्स। ये नहीं कि 2024 का एक टॉपर था, 2023 का एक टॉपर था, 2022 का एक टॉपर था, 2021 का एक टॉपर था, 2026 का मैं बनूंगा, ऐसे नहीं करना, ठीक है। फॉर 1 ईयर यू हैव टू सी 6 to 7 मार्कशीट्स फॉर 1 ईयर। समझ आ गई बात? ये क्राइटेरिया क्लियर है कैसे मेरे को स्कोरिंग का देखना है कि मैं हूं ये ऑप्शनल स्कोरिंग है या नहीं है। 6 to 7 मार्कशीट्स ऑफ 1 ईयर। वंस आई हैव डन दिस, ये देखने के बाद मुझे समझ आया कि ये 5 ही ऑप्शनल्स, मैं अपना एनालिसिस बता रहा हूं आपको, ये 5 ही ऑप्शनल्स स्कोरिंग थे। यार देखो फिर आप कमेंट्स कर रहे हो वेयर विल बी फाइंड द मार्कशीट। रुक जाओ ना यार, अभी ऐसा जितनी आपको अभी तक इस वीडियो में रिसर्च दिख रही है, आपको लग रहा है कि मैं बीच में छोड़ दूंगा? बताओ, ऐसा हो सकता है कि मैं बीच में छोड़ दूं सारी बातें बताए बिना, सारे ऑप्शंस को डिस्कस करे बिना? नहीं ना। थोड़ा पेशेंस दिखाएंगे थोड़ा सा, है ना। आइडियली आपको लास्ट ईयर के टॉपर्स देखने चाहिए, तो जो अवेलेबल है, जैसे आप लोगों के पास 2024 के टॉपर्स के मार्कशीट अवेलेबल है तो आपको 2024 के टॉपर्स देखने चाहिए। मैंने अपने केस में 2020 के मार्क्स देखे थे, मुझे लगा यार 5 ही सब्जेक्ट स्कोरिंग है। अब आते हैं इंटरेस्टिंग पे। इंटरेस्टिंग डिसाइड करने का क्राइटेरिया क्या है? हाउ विल यू डिसाइड वेदर अ सब्जेक्ट इज इंटरेस्टिंग और नॉट? इसका अब क्राइटेरिया है सिलेबस रीड करो। यूपीएससी की नोटिफिकेशन में जाओ एंड रीड द सिलेबस, और अब देखो कि क्या सिलेबस देख के मुझे लग रहा है कि ये पढ़ने लायक है चीजें। तो मैंने इन 5 ऑप्शनल्स का सिलेबस पढ़ा, तो इन 5 ऑप्शनल्स का सिलेबस पढ़ने के बाद मुझे जो लीस्ट इंटरेस्टिंग लगा वो था मेडिकल साइंस। और चाहे बाकी चारों में 8 मंथ्स लगने हो, मेडिकल साइंस में मैं आपको गारंटी कर रहा हूं जिस हिसाब से मैंने क्लास कॉलेज में पढ़ाई करी थी, 1 ईयर से कम में बात नहीं बनती। तो इस बेसिस पे मैंने सबसे पहले मेडिकल साइंस को एलिमिनेट किया कि मेडिकल साइंस तो नहीं। क्यों? सिलेबस मेरे लिए इंटरेस्टिंग नहीं है कि डॉक्टरी छोड़ के आ रहा हूं, सिविल सर्वेंट बनने और फिर डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा हूं। इसको एलिमिनेट 2 रीजन से किया, एक मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगा, ये नहीं लगता था, और 1 ईयर तो मुझे लगा यार ये तो नहीं हो पाएगा। तो अब मेरे पास 4 ऑप्शनल्स रह गए।
PSIR, geography, anthropology, sociology. These are the 4 options I was left with. ठीक है, अब आगे देखते हैं मैंने क्या किया. अब मैंने फर्दर डिसीजन लिया. अब मुझे इन 4 में डिसीजन लेना है. आई हैव टू टेक डिसीजन इन दीज 4. अब स्कोरिंग तो चारों ही है, ऑल 4 वर स्कोरिंग. तो मैंने जब सिलेबस पढ़ा तो मुझे समझ आया कि मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं. व्हाट आर माय स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स. आपने जब जीएस की पढ़ाई करी होगी तो आपको भी समझ आया होगा कि मेरे कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जिन चीजों में आई कैन स्टडी वेल, आई कैन रिसर्च वेल. अगर मुझे बहुत टाइम तक डिटेल में पढ़ने को भी कोई बोले तो मैं पढ़ लूंगा. तो मुझे क्या समझ आया, पर्सनली फॉर मी आई अंडरस्टूड दैट देयर आर 2 थिंग्स दैट आर माय स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स. वन इज आई लव रीडिंग अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी. बेसिकली इसमें भी बायोटेक्नोलॉजी जो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सूट लगता है, मुझे बेस्ट चीज करता हूं मैं. और दूसरा मुझे लगा यार इंटरनेशनल रिलेशंस मुझे बहुत पसंद है और मुझे आता भी डिसेंटली, राइट. और मैंने इसमें एक डिप्लोमा भी किया हुआ है आईआर में. तो मुझे लगा यार कि ये जो चीजें हैं, दिस लुक्स लाइक समथिंग विच आई कैन डू रियली वेल. तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और आईआर ये मेरे बेस्ट एरियाज थे. अब इन ऑप्शनल्स में ये कहां अप्लाई होते हैं. साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बायोटेक का ह्यूज पोर्शन अप्लाई होता है एंथ्रोपोलॉजी पे, और आईआर का ह्यूज पोर्शन अप्लाई होता है ऑब्वियसली पीएसआईआर में. तो अब मैंने 4 से 2 पे नैरो डाउन किया और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है. ठीक है, जैसे इन चारों ऑप्शंस को मैंने एनालाइज किया तो मैं आपको बता सकता हूं इन चारों के बारे में, दैट अगर मैं आपको वैसे बताऊं कि इन ऑप्शंस को किन को लेना चाहिए, PSIR इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शनल टू टेक एज पर मी. अगर आपको आईआर में इंटरेस्ट है, दी ओनली स्लाइट प्रॉब्लम जो मुझे लगी थी, इन चारों को मैंने एनालाइज किया तो मुझे इन चारों के बारे में पता है, यहां पर यू हैव टू राइट स्लाइटली डिस्क्रिप्टिव आंसर्स. थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बेस लिखना है. अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो तो ये बहुत अच्छा ऑप्शनल है. ज्योग्राफी इज फॉर दोज पीपल, मेरे हिसाब से, जो थोड़े से साइंस ओरिएंटेड ज्यादा हैं. दैट्स व्हाई आई वेरी स्ट्रांगली कंसीडर ज्योग्राफी. I myself think I am more science oriented, where you are more oriented to laws and principles. Laws and principles से oriented हो तो आपको geography लेने के chances आपके बहुत ज्यादा हैं. It is much more likely that you should take geography and you will get good marks here. आप अगर science oriented हो, rational thinker हो तो geography बहुत बढ़िया है. Anthropology में there is a mixture of 5 things. इसमें history भी है, इसमें ह्यूमन बॉडी भी है, इसमें टेक्नोलॉजी भी है, इसमें सोसाइटी भी है, इसमें ट्राइब्स के बारे में भी है. मुझे क्यों एंथ्रोपोलॉजी अच्छा लगा, क्योंकि जेनेटिक्स से बहुत कनेक्टेड था, बायोलॉजी से बहुत कनेक्टेड था और मेरे को वो अच्छे से आता था. सोशियोलॉजी क्या है, अगेन मोस्टली अबाउट सोसाइटी ओनली. अगर आपको जीएस में सोसाइटी वाला पार्ट अच्छा लगता है, यू लाइक स्टडिंग अबाउट द कास्ट सिस्टम, अबाउट ट्राइब्स ऑफ इंडिया, अबाउट एनालाइजिंग इंडिया एज अ सोसाइटी, अगर आपको ये चीज बढ़िया लगती है तो सोशियोलॉजी बढ़िया ऑप्शनल है. मेरे को ये चीजें समझ आई इन 4 ऑप्शंस के बारे में. एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स आई सेड दैट ओके, आई एम गुड एट आईआर एंड आई एम गुड एट बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक्स. एंड दिस वाज प्रूवन राइट. व्हाई? बिकॉज 152 इन पेपर 1 और ये जो 152 हैं, इसमें मैंने मोस्टली वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जो बायोलॉजी और जेनेटिक्स के क्वेश्चंस थे. तो देन आई नैरोड डाउन टू 2 कि यार पीएसआईआर या एंथ्रोपोलॉजी. एंड मैं आपको बता रहा हूं, आई एम स्टिल अनएबल टू टेल यू कि मैंने फिर एंथ्रोपोलॉजी फाइनली कैसे डिसाइड किया. मुझे इतनी कंफ्यूजन हो गई थी दोनों के बीच में. आई वाज श्योर आई हैव टू टेक वन ऑफ दीज 2. फिर मुझे लगा यार ठीक है, बायो और अच्छे से आती है आईआर से, तो एंथ्रो ले लेते हैं. बट मुझे लगता है मैं पीएसआईआर भी लेता तो मेरा सेम आउटकम ही आता. आई वुड हैव डन इक्वली वेल. मतलब कोई दोनों के बीच में फिर मैं डिसाइड नहीं कर पाया. So I just decided on, I had to pick one, I picked anthropology. Right? Again मैं आपको बता रहा हूं, this decision is very very important. Very very important. तो अब आपने ये डिसीजन कैसे लेना है? पहले तो ऐसे एक 4-5 की लिस्ट आपको बनानी है. इस 4-5 की लिस्ट तक कैसे पहुंचे ये तो क्लियर है सबको. इन 4-5 की लिस्ट पे कैसे पहुंचे ये क्लियर है. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, सबका स्कोरिंग चेक करो.
स्कोरिंग कैसे चेक करोगे अभी बताऊंगा, ठीक है, अभी बताऊंगा स्कोरिंग, तो मैं ही दिखा दूंगा आपको स्कोरिंग कौन सा है कौन सा नहीं है। इसके बाद आपने इंटरेस्टिंग चेक करने के लिए क्या करना है, सबका सिलेबस पढ़ो, रीड द syllabus for all of these optionals. Once you read the syllabus for all of these optionals, ठीक है, फिर क्या करोगे, जब आप सिलेबस रीड करोगे तो इसमें से आपको कुछ दिखेंगे वेयर यू आर गुड एट, यू आर गुड एट दोज टॉपिक्स, या आपको वो टॉपिक्स पर्टिकुलरली अंदर से मन करेगा पढ़ने का, उससे आप नैरो डाउन फिर करो इनटू मैक्सिमम 2 या 3, और फिर उन 2-3 में आपने फाइनली डिसाइड करना है, ठीक है। इन मिसकंसेप्शंस में मत जाना कि एंथ्रोपोलॉजी तो डॉक्टर्स के नंबर ज्यादा आते हैं, इंजीनियर्स भी टॉप करते हैं एंथ्रोपोलॉजी में, ठीक है। सोशियोलॉजी में आप देखोगे डॉक्टर्स के नंबर ज्यादा आ रहे हैं, ज्योग्राफी में आप देखोगे किसी ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड या लॉयर के नंबर ज्यादा आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका बैकग्राउंड मैटर करता है, सब लोग हर ऑप्शन में नंबर ला रहे हैं। दिस ग्रेजुएशन से इसकी लिंकेज बिल्कुल खत्म कर दो, आप देखो अभी आपका क्या पढ़ने का मन है, दैट वे यू विल बी एबल टू फाइनलाइज। तो अब देखते हैं, अब आप पूछोगे स्कोरिंग कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा नहीं है, तो यहां मैंने 160 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑफ दिस ईयर, इनकी मार्कशीट्स देखी, 160 मार्कशीट्स मैंने और मुदित सर ने बैठ के एनालाइज करी, और उनके बेसिस पे हमने वेरियस ऑप्शनल्स के इस साल के स्कोर्स आपके लिए निकाल के दे दिए। तो ये जो स्कोरिंग वाला क्राइटेरिया है हमने आपके लिए सॉल्व कर दिया है, ठीक है, खुश। तो स्कोरिंग वाला मार्कशीट ढूंढने का काम आपको नहीं करना, मैंने कर दिया आपके लिए। इंटरेस्टिंग वाला काम आप ही कर सकते हो अपने लिए, मैं आपको तो नहीं बता सकता आपका किसमें इंटरेस्ट है। अभी मैं आपको स्कोरिंग वाला काम सबको देके दे दूंगा, ठीक है। तो अब एक एक ऑप्शनल का ये स्कोरिंग वाला क्राइटेरिया हम चेक कर लेते हैं। बिफोर वी गो देयर, ये बात समझ आ गई कि कैसे चेक करना होता है कि स्कोरिंग है या नहीं, और कैसे हमें डिसीजन लेना है, डिसीजन लेने का क्राइटेरिया समझ आया, समझ आया डिसीजन लेने का क्राइटेरिया क्या है। ठीक, अब एक एक करके सारे ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहले एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी में इस बार एवरेज मार्क्स आए 263, एक एक करके दिखाऊंगा। एंथ्रोपोलॉजी में एवरेज मार्क्स है इस बार 263, ठीक है। लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो, बाद में ये डेटा अगर आपको चाहिए हो, जिन जिन ऑप्शंस में आप इंटरेस्टेड हो उनका लिख लो। अच्छी बात क्या है यहां पे कि हमने ये 30 मार्कशीट्स मिली हमें, तो 30 लोग सिलेक्ट हो गए ना एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल लेके, मतलब इस ऑप्शनल से बहुत लोग सिलेक्ट होते हैं, इस ऑप्शनल को लेते भी बहुत लोग हैं, बट इस ऑप्शनल से 30 लोगों की एवरेज 263 आई है, 2 या 3 लोगों की एवरेज 263 नहीं आई, 30 लोगों की एवरेज 263 आई है, मतलब स्कोरिंग ऑप्शनल है। हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शनल स्कोरिंग है। अब मैं सब पे आऊंगा। एंथ्रोपोलॉजी आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड पे डिपेंड नहीं करता, आप किसी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड से हो आप एंथ्रोपोलॉजी ले सकते हो। सेकंड, लेट्स कम टू कॉमर्स। कॉमर्स की हमें मिली 4 मार्कशीट्स, और उससे जो एवरेज निकला वो था 250। मेरे जो बेस्ट फ्रेंड थे लबासना में, आदित्य कुमार सिंह, उनका भी कॉमर्स ऑप्शनल था, तो मेरे को कॉमर्स ऑप्शनल के बारे में एक बेसिक आइडिया है। कॉमर्स ऑप्शनल उन लोगों को लेना चाहिए जिन्होंने या तो अपनी ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स या या फिर उन्होंने सीए का पेपर दे रखा है, या तो आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है या आपने सीए का पेपर दे रखा है, देन यू शुड टेक कॉमर्स ऑप्शनल, ठीक है। थोड़ा सा स्कोर कम रहता है कॉमर्स ऑप्शनल में, ऑन एन एवरेज थोड़ा स्कोर कम रहता है, बट क्योंकि वो लोग कॉमर्स ऑप्शनल लेते हैं जिनका पहले से बैकग्राउंड है, वो अपना टाइम बचाते हैं इसमें, एंड देन दे स्पेंड दैट टाइम ऑन जीएस। ये कहानी है कॉमर्स ऑप्शनल की। अगर आप जैसे आदित्य जो मैं आपको बता रहा था, जो मेरे फ्रेंड हैं, वो श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के ग्रेजुएट हैं, देयरफॉर फॉर हिम दिस ऑप्शनल वाज अ गुड चॉइस। मेरे बैच में गरिमा लोहिया रैंक 2 आल्सो हैड कॉमर्स ऑप्शनल। तो अगर आपने बीकॉम किया है, इकोनॉमिक्स पढ़ा है, तो आप कॉमर्स ऑप्शनल ले सकते हो।
राइट? या फिर आप सीए हो तो आप कॉमर्स ऑप्शन ले सकते हो, बट थोड़ा स्कोर कम रहता है, एवरेज थोड़ी कम ही रहती है। सेम थिंग विद इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल से हमें मिली 3 मार्कशीट्स, उसमें लोएस्ट मार्क्स थे 233, हाईएस्ट मार्क्स थे 260, एवरेज थी 253। बट क्योंकि मार्कशीट्स का डेटा ही इतना कम है, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल से ज्यादा लोग पेपर देते ही नहीं, तो अगेन आपको इकोनॉमिक्स ऑप्शनल अगेन मैं रेकमेंड करूंगा उन्हीं लोगों को लेना चाहिए जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ा है। जैसे वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स दिस ईयर इज आस्था सिंह, रैंक 61। शी वाज स्टूडेंट ऑफ राइट स्मार्ट एज वेल एज GS4 एंड GS3। शी इज फ्रॉम SRCC, ठीक है, वो SRCC से हैं। उन्होंने वहां पे इकोनॉमिक्स पढ़ा है, इसलिए उन्होंने इकोनॉमिक्स का ऑप्शनल लिया है। उनके मार्क्स भी आई थिंक ठीक आए हैं, राइट? बट अगेन क्यों? क्योंकि खुद इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड था। एक नए बंदे के लिए इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पढ़ना फ्रॉम स्क्रैच बहुत मुश्किल है, ठीक है? ये चीज मैंने रियलाइज करी, तभी उस लिस्ट में इकोनॉमिक्स ने लिखा था। इवन दो आई एम इंटरेस्टेड इन इट, आई एम डिसेंट इन इट। ग्रेजुएशन अगर आपने नहीं करी है इकोनॉमिक्स में तो बहुत मुश्किल है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल लेना। जीएस में इकोनॉमिक्स में वो प्रॉब्लम नहीं है, ऑप्शनल में बहुत ज्यादा थ्योरीज और बहुत डिटेल में आपको पढ़ना होता है, तो इकोनॉमिक्स हटा दो। ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी का जो एवरेज है वो है 263.38 फ्रॉम 13 मार्कशीट्स, एंड इससे भी काफी ज्यादा मार्कशीट्स अवेलेबल हैं, तो ज्योग्राफी को हम डेफिनेटली कह सकते हैं स्कोरिंग ऑप्शनल है। अब जिन लोगों को लगता है कि ज्योग्राफी इज अबाउट मैप्स, रिवर्स, वो बिल्कुल गलत है। ज्योग्राफी इज वेरी वेरी साइंटिफिक ऑप्शनल, बहुत साइंटिफिक ऑप्शनल है। इवन ह्यूमन ज्योग्राफी इज वेरी साइंटिफिक। आपको अगर लॉज और प्रिंसिपल्स के बेसिस पे काम करना आपको लगता है यू हैव अ रैशनल माइंड, अ साइंटिफिक माइंड, तो ज्योग्राफी इज अ गुड आइडिया। ज्योग्राफी एक बढ़िया आइडिया है। अगर आपको लगता है आप थिंकिंग माइंड के हो, रैशनल माइंड के हो, आपको ज्यादा ऐसे रैशनल लॉ बेस्ड चीजें लिखने में ज्यादा, लॉ बेस्ड मींस वेयर देयर आर यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ लॉज, तो ज्योग्राफी एक अच्छा ऑप्शनल है उस केस में। एंड इस डेटा के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि स्कोरिंग भी है। आगे चलते हैं। हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल। ऑब्वियसली ये ऑप्शनल सिर्फ वही लोग ले सकते हैं जिनका, ले तो कोई भी सकता है, बट मोस्टली वही लोग लेते हैं जिन्होंने हिंदी मीडियम में पढ़ाई करी है। मार्क्स हैं 254 एवरेज, और 5 मार्कशीट्स का ही डेटा है। बट जितना ब्रॉडली मुझे आइडिया है, हिंदी लिटरेचर एक डिसेंट ऑप्शनल है। अगर आपने हिंदी में पढ़ाई करी है एंड यू आर कंफर्टेबल राइटिंग इन हिंदी, तो ऑफ कोर्स यू विल, दिस इज वन ऑप्शनल यू कैन टेक। अब आते हैं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री का इस बार डेटा ये है कि 266 एवरेज है, तो डेफिनेटली हिस्ट्री एक स्कोरिंग ऑप्शनल है। 12 मार्कशीट से हमने देखा है, तो हिस्ट्री इज अ गुड एंड स्कोरिंग ऑप्शनल, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ठीक है? हिस्ट्री गुड एंड स्कोरिंग ऑप्शनल है। थोड़ा सा स्लाइटली आपको टाइम ज्यादा लग सकता है कंप्लीट करने में, बट ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए हिस्ट्री को पिक ना करने में। अगर हिस्ट्री में आपको लगता है कि हिस्ट्री आपका इंटरेस्ट है और आप हिस्ट्री में पढ़ने में आपको बढ़िया लगती है, डेफिनेटली गो फॉर इट। स्कोरिंग है, 12 मार्कशीट्स का डेटा है, 300 प्लस मार्क्स भी आए हैं, तो शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। अब आते हैं मैथ्स पे। डिसेंटली स्कोरिंग ऑप्शनल, 273 एवरेज है, 10 मार्कशीट से मिला है। हाउएवर मैथ्स में मैं कहूंगा ओनली इफ यू आर अ मैथ्स ग्रेजुएट, ठीक है? अब यहां पर एक हर्षवर्धन है जिन्होंने अभी 6-7 मैसेज ऐसे भेज दिए हैं मैथ्स के साथ एक हार्ट और फायर। आपके नंबर नहीं है ये मैथ्स के नंबर हैं, आपको लाने पड़ेंगे। आई होप आपके ये नंबर आए। मैथ्स अच्छा ऑप्शनल है, ठीक है? ओनली इफ यू आर अ मैथ्स ग्रेजुएट और इफ यू आर एन इंजीनियर हु हैज बीन वेरी गुड एट मैथ्स, ठीक है? ओनली इफ यू आर अ मैथ्स ग्रेजुएट और एन इंजीनियर, जिन्होंने इंजीनियरिंग में मैथ्स ढंग से पढ़ी है, वही मैथ्स लें। मैथ्स एक काफी डिटेल्ड और लंबा ऑप्शनल है, काफी डिटेल्ड ऑप्शनल है, वेरी डिटेल्ड ऑप्शनल, बिग ऑप्शनल, ठीक है? बट आपका थोड़ा सा जीएस का भी टाइम जाएगा, बट स्कोरिंग है तो लिया जा सकता है। हमारा क्राइटेरिया वही है, स्कोरिंग और इंटरेस्ट। हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, हिस्ट्री अगेन, अगर आपको जीएस में हिस्ट्री पढ़ के जो यहां पर थोड़े बहुत थिंकर्स जैसे स्पेक्ट्रम में वगैरह दिए हैं, अगर आपको ये चीज बढ़िया लग रही है, तो आप
हिस्ट्री ले सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मेडिकल साइंस, अगर आप थोड़ा सा और वेट करोगे तो मैं आपको इवन टीचर्स भी रेकमेंड कर सकता हूं जहां से आपको पढ़ना चाहिए। आई होप यू विल शो द पेशेंस। तो मैं आपको जितना आप मेरे से इंफॉर्मेशन ले सको आपके लिए बेटर है। यू विल गेट इवन बेटर मार्क्स दिस टाइम। मेडिकल साइंस, ये तो वेरी क्लोज टू माई हार्ट। सिर्फ डॉक्टर्स ले सकते हैं मेडिकल साइंस, ओनली डॉक्टर्स कैन टेक मेडिकल साइंस, नोबडी हु इज नॉट, और डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, एनीबडी फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड कैन टेक। मेरी रिकमेंडेशन क्या है, इफ यू आर समवन जिसने फाइनल ईयर में, अगर आप डॉक्टर या डेंटिस्ट हैं, फाइनल ईयर में बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, मतलब फाइनल ईयर में क्लोज टू डिस्टिंक्शन, अगर इस टाइप का आपका हिसाब किताब था तो ही लेना, वरना मत लेना। बहुत लंबा ऑप्शनल है, बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा सा स्कोरिंग भी कम है। बट हाँ, जैसे अभी रिसेंटली आई डिड अ पॉडकास्ट विद ऑल इंडिया रैंक 35 श्रेया गर्ग, ही इज मेडिकल साइंस ऑप्शनल। उन्होंने मेडिकल कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई करी थी तो ही स्टक विद इट, है ना। तो मेडिकल साइंस का ये अंडरस्टैंडिंग है। आगे चलते हैं। फिलोसफी, फिलोसफी में एवरेज मार्क्स हमें मिले हैं 265, बट ये डेटा रिलायबल नहीं है क्योंकि सिर्फ 3 ही मार्कशीट्स थी। 3 मार्कशीट्स के बेसिस पे, मुझे 3 ही मिली, 3 मार्कशीट्स के बेसिस पे एक ऑप्शन पे कमेंट करना ठीक नहीं है। ठीक है, जितना मुझे पता है लेंथी ऑप्शनल है, टाइम लगता है फिलोसफी पढ़ने में। ऑफ कोर्स पीपल आर गेटिंग सिलेक्टेड, बट डिफिकल्ट टू टेक, ओनली टेक इफ यू आर एब्सोल्युटली श्योर ऑफ इट, अदरवाइज मेरी रिकमेंडेशन है मत लेना। इसमें एक बहुत बड़ा रीजन है कि मैंने वरुण सर को देखा है, he has spent 5 years with this optional and not got selected only because of this optional. तो only if you are very confident go for philosophy, otherwise don't. अब physics, again only if you are physics graduate or if you have engineering background take physics. अगेन 3 ही मार्कशीट्स का डेटा है तो बता नहीं सकते, बट वैसे फिजिक्स स्कोरिंग है, फिजिक्स इज जस्ट एज स्कोरिंग एज मैथ्स, बट अगेन तभी लेना, टेक इट ओनली इफ यू हैव ईदर बैकग्राउंड इन फिजिक्स और यू आर एन इंजीनियर हु स्टडीड फिजिक्स प्रॉपर्ली। अब जिसका आप लोग वेट कर रहे हो, पीएसआईआर, अच्छा स्कोरिंग ऑप्शनल है। ये देखो 27, वी हैव डेटा फ्रॉम 27 पीपल, 27 की एवरेज 266 बनी है, दैट मीन्स पीएसआईआर इज फेयरली स्कोरिंग, बढ़िया स्कोरिंग ऑप्शनल है, एनीबडी कैन टेक इट। जीएस2 में हेल्प भी होगी, ऑल्दो दिस इज नॉट अ क्राइटेरिया, बट हाँ आप लेते हो तो आपको जीएस2 में हेल्प हो जाएगी, राइट। पीएसआईआर मेरे हिसाब से अच्छा ऑप्शनल है, लेने लायक ऑप्शनल है, और लोग हर साल पीएसआईआर से सिलेक्ट होते हैं, राइट। एंड ऑफ कोर्स एटलीस्ट टू मी इट लुक्स फेयरली इंटरेस्टिंग, आपको लगता है या नहीं वो आप देख सकते हो। साइकोलॉजी, अगेन 3 मार्कशीट्स ओनली, 261। मेरे से क्लोज 2 बहुत लोग हैं मेरे ही बैच के, भाविका एंड मनस्वी, दे वर रैंक 100 एंड 101, और दोनों का ही साइकोलॉजी ऑप्शन से सिलेक्शन हुआ था। तो सिलेक्शन होता है, इस बार भी हमें 3 मार्कशीट्स मिली है, बट साइकोलॉजी से सिलेक्शन होता है। बट अगेन लुक एट द सिलेबस फर्स्ट, पहले एक बार सिलेबस जरूर देखना, उसके बाद आगे जाना, ठीक है। साइकोलॉजी में ये मैं जितना मुझे पता है फ्रॉम व्हाट भाविका एंड मनस्वी हैव टोल्ड मी, साइकोलॉजी में आपको खुद से एफर्ट डालना पड़ेगा। जो टीचर्स मार्केट में हैं उनकी थोड़ी सी जो कंटेंट है, थोड़ा सा इट इज नॉट बीन अपग्रेडेड दैट वेल, यू विल हैव टू पुट इन अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट योरसेल्फ आल्सो। अच्छा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दिस ईयर इट हैज पिक्ड अप, पहले इसमें मार्क्स थोड़े से कम आते थे, बट अगेन दिस इज डेटा ऑफ 3 मार्कशीट्स, सो नॉट दैट रिलायबल, हम इस डेटा पे रिलाय नहीं कर सकते, राइट। बट हाँ, ऑफ कोर्स स्लाइटली इट हैज बीन पिकिंग अप नाउ, पहले बहुत पॉपुलर था, फिर बीच में बहुत कम नंबर आने लगे पबाड में, अब फिर से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इस बार नंबर आए हैं, बट 3 ही मार्कशीट्स का डेटा है, तो इस पे कुछ कंक्लूजन देना इस डेटा के बेसिस पे पॉसिबल नहीं। आगे देखते हैं। सोशियोलॉजी 24 मार्कशीट्स, एवरेज 260, दैट मीन्स ऑप्शनल हैज डन फेयरली वेल, एंड ऑप्शनल से लोग सिलेक्ट भी होते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, स्कोरिंग ऑप्शनल
लेने लायक ऑप्शनल है, बिल्कुल ले सकते हो। सोशियोलॉजी अगर आपको सोसाइटी वाले पार्ट में इंटरेस्ट है, ऑप्शनल स्कोरिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और काफी लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, है ना। यहां पर अगर 3 मार्कशीट्स लिखी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि 3 ही लोग सिलेक्ट हुए हैं, इसका मतलब है कि मुझे 3 मार्कशीट्स मिल पाई। आई डोंट हैव फ्रीली दी एक्सेस टू ऑल द मार्कशीट्स। जितने स्टूडेंट से, जितने बाकी लोगों से मार्कशीट्स मिली, उसी के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं। वही चीज है, मेरे पास फ्री एक्सेस तो नहीं है सारी मार्कशीट्स की, जितनी मिल पाई उस बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं। अब 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 हमें इस एनालिसिस से क्या समझ आया, मैं आपको यह भी बता सकता हूं कि अब आपको इसके साथ क्या करना चाहिए। अगेन जो ऑप्शनल्स हमने जो यहां पर देखे, एंथ्रोपोलॉजी वाज वेरी स्कोरिंग, PSIR was very scoring, socio was very scoring, ज्योग्राफी was very scoring। इसके अलावा अगर हम देखें, यहां पर इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा कम था स्कोर, हिस्ट्री was very scoring, हिस्ट्री was decently scoring, मैथ्स एंड फिजिक्स were very scoring, पबैड में हमारे पास डेटा नहीं था। पबैड एंड साइकोलॉजी दे अपीयर टू बी गुड, बट डेटा डेफिशिएंट है, ये हमारे पास डेटा नहीं है बताने के लिए, इनके बारे में थोड़ा और एक्सप्लोर आपको करना होगा। फिलोसफी अगेन डेटा डेफिशिएंट, बट जितना पता है उस बेसिस पे, जितना पता है उस बेसिस पे यही आइडिया है। अब ये वो डेटा है जो मुझे मिल पाया है। अब ऑब्वियसली मैं सारे ऑप्शंस के बारे में तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन आई होप कि आपको प्रोसेस समझ आ गया होगा। इज द प्रोसेस क्लियर? इज द प्रोसेस क्लियर कि यार कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप ऑप्शनल्स का डिसीजन लेना है। यार सबका डेटा मेरे पास नहीं है, सबको एनालाइज करेंगे तो बहुत टाइम भी लगेगा, बट प्रोसेस क्लियर है? प्रोसेस क्लियर हुआ? अब जिन लोगों ने अभी तक अपना ऑप्शनल पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, पीपल हु हैव नॉट स्टार्टेड रीडिंग येट, और इस बात को प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड रीडिंग योर ऑप्शनल, और नॉट स्टार्टेड से मतलब है, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूं, यू हैव स्पेंट लेस देन 1 month प्रिपेयरिंग ऑप्शनल। अगर आपने 1 महीने से कम टाइम लगाया है ऑप्शनल प्रिपरेशन में, ठीक है, तो आपसे बहुत ज्यादा मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज डू दिस प्रोसेस बाय योरसेल्फ। इस प्रोसेस को प्लीज रिपीट करें बाय योरसेल्फ एंड टेक एटलीस्ट 2 to 3 days इन दिस प्रोसेस। एक बारी में जल्दी जल्दी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रोसेस करने में 2 to 3 days लगा के, अगर 1 month से कम टाइम लगाया है ऑप्शनल पढ़ने में, तो प्लीज इस प्रोसेस को दोबारा रिकंसिडर करके, दोबारा सोच के 2 से 3 दिन में आप ये डिसीजन लो। अगर मैं 1-2 और चीजें आपको बता सकता हूं, अगर आपने लेट से किसी ने ज्योग्राफी फाइनलाइज किया, तो इस बार ज्योग्राफी के जो टॉपर्स हैं उनकी स्ट्रैटेजी की वीडियोस देखो, इफ पॉसिबल उनकी एक आधी टॉपर की कॉपी पढ़ो, मेंस की कॉपी देखो, लुक एट देयर मेंस कॉपी, ठीक, तो आपको और समझ आएगा, ठीक है। लेट्स से आप किन्हीं 2 ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हो, तो किसी भी टॉपर की आप स्ट्रैटेजी देखो और हम उनकी मेंस कॉपी देखो, इवन मोर थिंग्स विल बिकम क्लियर। और अगर आपने अभी ज्यादा प्रिपरेशन नहीं करी है, तो प्लीज रिपीट दिस प्रोसेस अगेन। ऐसा ना हो कि आपको लगे यार मैं तो 15 दिन ऑलरेडी इस ऑप्शन के लिए पढ़ चुका हूं, और 15 दिन के चक्कर में 3 अटेम्प्ट वेस्ट हो जाए। तो हम अच्छे से डिसीजन लेते हैं। आई होप द प्रोसेस इज क्लियर टू यू। अब जो रिकमेंडेशंस इनमें मैं आपको टीचर्स की दे सकता हूं, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है।
the recommendations of teachers that I can give you for these particular options that I'll tell you. आप उस हिसाब से you can take the decision. ठीक है, जिन जिन का मुझे आइडिया है वो that I can tell you. देखो, in these 4 there is already somebody teaching at Sarthi IAS, and through I have personally I can vouch for कि नटराज सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं. सोशियोलॉजी में आपने देखा होगा प्रणय सर इज प्रोबेबली द बेस्ट इन द मार्केट, एंड सेम विद आई कैन से फॉर ज्योग्राफी. विवेक सर से यहाँ पे हिमांशु सर एंड प्रांजल सर के लिए आई कैन से द सेम, स्पेशली विद द रिजल्ट्स आल्सो. विवेक सर से मैंने नहीं पढ़ा है, बट शक्ति हैज गिवन वेरी वेरी गुड फीडबैक ऑफ विवेक सर, है ना. सो हियर एटलीस्ट यू कैन ट्रस्ट द टीम दैट वी हैव. अब यहां पर अगर बात करें मैथ्स में, जो मैंने सुना है IMS इज गुड. फिजिक्स का आई एम नॉट अवेयर, फिजिक्स का मुझे खुद पता नहीं है. हिस्ट्री के लिए व्हाट आई हैव हर्ड इज दैट बालियान सर इज डिसेंट. जितना मुझे पता है बालियान सर ठीक है. हिस्ट्री के लिए इट विल टेक मी अ लिटिल बिट मोर टाइम टू फाइंड आउट. इवन विकास अलावत सर, he is an ex-IPS and he is also fairly very good हिस्ट्री के लिए. मैं आपको बस वो रेकमेंड दे रहा हूं जो मुझे पता है जिनके बारे में. फिजिक्स के बारे में आई डोंट नो. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एम पुरी सर इज वेरी गुड. साइकोलॉजी के लिए आई जस्ट गिव मी अ कपल ऑफ डेज, I will just let you know who is the best person here. For as far as I know, there is, I'm forgetting his name, I think there's Mani Ratnam sir or Mani Kandan sir, that's his name. He is decent, but आपको खुद ऐड करना पड़ेगा, right? That you will have to add by yourself. ठीक है, ये वो हैं जो मुझे पता है, और मुझे पता है कि they are doing a good job and that they are good teachers also, as well as they have produced rankers. और ये ऑप्शनल्स भी स्कोरिंग है सारे जो हमने बोर्ड पे लिखा, ये हमने डेटा के बेसिस पे देखा है. ठीक है, अब और भी ऑप्शनल्स होंगे, उसमें आप सिलेक्शन कैसे करोगे. तो एक दो बात और कर लेते हैं ऑप्शनल्स की. हाउ टू सिलेक्ट कोचिंग और वेदर कोचिंग इज रिक्वायर्ड फॉर ऑप्शनल्स और नॉट. अगर मैं आपको, हाँ, मेडिकल साइंस का मैं बता सकता हूं आपको. मेडिकल साइंस में मेरे हिसाब से द बेस्ट आइडिया इज टू डू सेल्फ स्टडी. है नहीं कोई ऐसा जो आपको बहुत ज्यादा पढ़ा दे. डॉक्टर नवीन डज अ डिसेंट जॉब अगर आपको कोचिंग चाहिए तो. अब पहला क्वेश्चन है कि क्या कोचिंग लेनी चाहिए ऑप्शनल के लिए. रिसाउंडिंगली, ऑल्दो ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल बात है, माय आंसर इज यस. बिकॉज देखो यार, स्कोर मैक्सिमाइज करना है. बेटर देन अदर्स हमें, बेटर देन अदर्स वी हैव टू स्कोर. अगर और लोग कोचिंग जा रहे हैं और वहां अच्छा पढ़ाया जा रहा है तो आप उसको बीट नहीं कर सकते हो. ठीक है, तो डेफिनेटली मैं आपको बोल रहा हूं कि फॉर दिस पर्टिकुलर आइडिया अगर कोचिंग लेनी है, कोचिंग आपको ले, इफ यू कैन अफोर्ड इट एंड यू हैव अफोर्ड इन बोथ टर्म्स, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो आपको कोचिंग ले लेनी चाहिए. ऑप्शनल के लिए ले लेनी चाहिए, बिकॉज यार बहुत सारे मार्क्स अटके हुए हैं इस पे, है ना. इकोनॉमिक्स में व्हाट आई हैव हर्ड, विभास झा सर इज वेरी गुड. इकोनॉमिक्स में कोई पूछ रहा है तो विभास झा सर इज वेरी गुड. ठीक है, तो यू शुड टेक कोचिंग इफ यू कैन, बिकॉज अगेन कंपैरेटिव एज लेने के लिए, अगेन थोड़ा कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है, आई एम फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री, बट मेरे हिसाब से लेनी चाहिए. मैंने खुद एंथ्रो के लिए 2-3 जगह कोचिंग लेके अपना टाइम बर्बाद किया है. सो एटलीस्ट आई कैन टेल यू हु, एटलीस्ट द पीपल वी हैव हियर फॉर दीज 4 ऑप्शंस, दे आर बेस्ट इन द मार्केट विदाउट अ डाउट. ठीक है, अब आपसे रिक्वेस्ट, अब लास्ट आपकी रिकमेंडेशन. हिंदी लिटरेचर का मुझे आइडिया नहीं है यार, सॉरी अबाउट दैट. अब लास्ट चीज जो मैं आपसे बोलूंगा,
and please take this seriously. No matter what happens, no matter what happens, इस टाइम तक ऑप्शनल मिनिमम बोल रहा हूं मैं, मिनिमम आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए. सिलेबस कंप्लीट मींस कि आपने एक बार पूरा पढ़ लिया है. अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है आपके लिए, इफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर यू, अगर ये आपके लिए ट्रू नहीं है, तो आप यू आर गोइंग टू नॉट मेक इट इन CSE 2026. बहुत हार्श बात बोल रहा हूं, बट अगेन इफ दिस इज नॉट ट्रू, अगर ये आप नहीं अचीव कर पा रहे हो, ठीक है, तो आप नहीं हो रेस में 2026 के लिए. बेयर मिनिमम क्राइटेरिया है ये, बेयर मिनिमम, ठीक है, दिस इज बेयर मिनिमम क्राइटेरिया, इतना आपको करना ही है. समझ आई बात? बाय डिसंबर बेयर मिनिमम यू हैव टू डू दिस, ठीक है. एंड अगेन टेक द डिसीजन बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक. ये भी लास्ट बोल रहा हूं मैं आपको, एंड ऑफ नेक्स्ट वीक तक आप सबका ऑप्शनल भी फाइनलाइज होना चाहिए. योर ऑप्शनल शुड बी फाइनलाइज्ड एंड यू शुड हैव टेकन योर डिसीजंस. लास्ट message for you before I go. Last message for you is, please take this decision seriously.